माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। ये भाई साहब पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। नमस्कार दोस्तों, अभी जिन्हें आपने सुना वो प्रशांत किशोर हैं, और जिनके बारे में सुना वो बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी हैं। सिर्फ मंत्री नहीं हैं, नीतीश कुमार के साथ साए की तरह हर वक्त नजर आते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। अगर कोई मंत्री नीतीश कुमार के साथ हर वक्त सार्वजनिक तौर पर दिखता है तो अशोक चौधरी हैं। कहने को तो अशोक चौधरी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो तिकड़ी या चौकड़ी हमेशा उन्हें घेरे रहती है, उनमें अशोक चौधरी सबसे खास है। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी नीतीश कुमार को अपना मानस पिता कहते हैं। उसी अशोक चौधरी पर अगर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया, तो जवाब तो अब नीतीश कुमार को भी देना चाहिए। हालांकि आज की तारीख में वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, यह दुनिया जानती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नीतीश के लाडले मंत्री अशोक कुमार सन्नाटे में हैं, मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर के दस्तावेजी सबूतों और बैंक अकाउंट के डिटेल के आधार पर लगाए गए आरोपों का क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले जिस तरह से करोड़ों के ट्रांजैक्शन के डिटेल दिए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। ऐसा खुलासा जिसकी जांच हो जाए तो अशोक चौधरी और उनके परिवार का बचना मुश्किल होगा, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा है। आगे किसका नंबर आने वाला है ये पता नहीं। एनडीए सरकार में बैठे मंत्रियों में घबराहट है कि पता नहीं कब किसकी फाइल लेकर प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आ जाए। प्रशांत किशोर ने अपने खुलासे की शुरुआत कुछ दिन पहले, कहें तो लगभग 2-2.5 महीने पहले, सबसे पहले बिहार बीजेपी के मुखिया दिलीप जायसवाल से शुरू की थी, और अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की कुंडली खोल चुके हैं। इतना कुछ होने के बाद भी बिहार बीजेपी के दिग्गजों की बोलती बंद है। अब तक होना तो यह चाहिए था कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को सामूहिक तौर पर सामने आकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन छिटपुट बयान के अलावा अब तक कोई सॉलिड जवाब आया नहीं है। ऐसे आरोपों और खुलासों के बाद नीतीश सरकार की तो फजीहत हो ही रही है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इन आरोपों की जांच कौन कराएगा, कार्रवाई कौन करेगा। नीतीश कुमार के लिए भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बतौर मुख्यमंत्री आप ईमानदार नेता की छवि का तमगा ओढ़कर बैठे रहें और आपकी सरकार के किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगें, आपके करीबी मंत्री पर करोड़ों की हेरा फेरी के आरोप लगते रहें। अगर मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो मुख्यमंत्री को या तो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या फिर मंत्री और सरकार को सामने आकर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहिए।
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री के मानस पुत्र पर अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपनी समधन के ट्रस्ट के नाम पर 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगा है और मानस पिता की तरफ से सन्नाटा है। मानस पुत्र को जैसे सांप सूंघ गया है। उल्टे ये जरूर हुआ है कि जेडीयू के एक प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार ने कल लगातार बयान देकर कहा है कि पार्टी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए अशोक चौधरी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। अपनी ही पार्टी के मंत्री से जवाब मांग रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लंबे अरसे तक सार्वजनिक जीवन और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के बाद जनता दल यू के माननीय मंत्रियों पर अब तक कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। आरोप की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरोप लगा था। हमारी पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि आप पर आरोप लगा है, आपको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो राजनीतिक प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ इसकी जानकारी पूरे देश की जनता को है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। चूंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जिस पार्टी के नेता और मंत्री हैं, उसी पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना बहुत मायने रखता है। इससे एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर के इस खुलासे के बाद पार्टी में भी बेचैनी है, लेकिन अशोक चौधरी की तरफ से जवाब आना अभी बाकी है। हालांकि उनकी बेटी और चिराग पासवान की पार्टी से सांसद शांभवी चौधरी की तरफ से एक बयान जरूर कल आया। हालांकि इस बयान में झल्लाहट और बौखलाहट ज्यादा है, आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं है। फिर भी सुन लीजिए। वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है। वो सारा चीज़ कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपके पास सबूत होगा तब हम लोग बात करेंगे। जब आपके पास सबूत है ही नहीं और जब आप कुछ स्थापित कर ही नहीं पा रहे, बिना मतलब का आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो अपना स्प्रेड करे राजनीति में, एक अलग तरह का नीचता का आपका व्यवहार हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे स्वर्गीय ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी के काम के कार्य को उन्होंने टारगेट किया है, ये निंदनीय है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी मेरे, अगर हम क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो मेरे ससुर जी के पैर की धूल के कण के बराबर भी नहीं है। जितना काम जन सेवा और मानव सेवा का आचार्य किशोर कुणाल ने किया है और जिस तरीके से वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को वो जिए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ट्रस्ट को इस तरीके से टारगेट करके उस पर लालछन लगाना जो है, सबूत सब दुनिया के सामने। हम लोग को इसमें कुछ एडिशनल नहीं कहना है। आप उनका भी अकाउंट चेक कर लीजिए। आप मेरा अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी अपने जिस ससुर का नाम ले रही है, उनका नाम बिहार में बहुत सम्मान से लिया जाता है। किशोर कुणाल पूर्व आईपीएस अधिकारी और पटना में महावीर मंदिर के संस्थापक थे। कई तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाने वाले किशोर कुणाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी पत्नी और उनके बेटे अब किशोर कुणाल की विरासत संभालते हैं। प्रशांत किशोर ने इन्हीं दोनों पर निशाना साधा है और इन्हीं दोनों से अशोक चौधरी के रिश्तों को लेकर खुलासा किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि किशोर कुणाल के जिस ट्रस्ट में पहले जमीनें नहीं खरीदी जा रही थी, उस ट्रस्ट में अब कैसे करोड़ों की जमीन खरीदी जा रही है। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे आरोप लगाया है
कि किशोर कुणाल के बेटे से अशोक चौधरी की बेटी की शादी तय होने के बाद से ये हेराफेरी शुरू हुई और इसके सबूत हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के बारे में क्या कहा, विस्तार से एक बार फिर मैं इसी वीडियो के अगले हिस्से में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बता दूं कि अशोक चौधरी पर लगे इन आरोपों के बाद जेडीयू के नेताओं में जबरदस्त बेचैनी है। आज की तारीख में नीतीश कुमार तो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सके। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जेडीयू के बाकी नेताओं का रुख क्या होता है। अशोक चौधरी भी माहौल भांपने में लगे होंगे, लेकिन बिहार में इस खुलासे का हर तरफ जिक्र हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से वायरल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने न सिर्फ नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी पर करोड़ों की जमीन खरीदकर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाने के आरोप लगाए हैं, बल्कि बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों और सांसदों पर संगीन आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद संजय जायसवाल प्रशांत किशोर के खुलासे की जद में हैं। सम्राट चौधरी पर कई बार नाम बदलने के साथ उनकी डिग्री पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने उनके अतीत के ऐसे पन्ने खोले कि सम्राट चौधरी को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। क्या कहा सम्राट चौधरी के बारे में, उसका भी छोटा हिस्सा पहले देखिए। हालांकि कल मैंने दिखाया था, लेकिन फिर चूंकि यह बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, सुनिए। हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता, इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा। मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं। 7वीं पास है तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, कि इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर के आरोपों का कोई काउंटर नहीं आया है। प्रशांत किशोर ने पहले भी कई बार कहा है कि बीजेपी के 3 बड़े नेता सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को छोड़ने वाले नहीं है। ये चाहें तो पहले ही बचाव की तैयारी कर लें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बारे में प्रशांत किशोर कई खुलासे पहले भी कर चुके हैं। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को न सिर्फ पेट्रोल चोर कहकर संबोधित किया, बल्कि उनके परिवार के नाम पर चल रहे पेट्रोल पंप से सरकारी खजाने को चूना लगाने के कुछ दस्तावेजी सबूत भी पेश किए। छोट भैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल, भाई एक उनका लेटर दे दीजिए। छोट भैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जन सुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए। चिट्ठी, इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं, पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का, विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, अब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व की तरफ से प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? कहां तो प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम माना जा रहा था, माना जा रहा है, ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं।
लगते रहे। और कहां प्रशांत किशोर बीजेपी नेताओं की कुंडली लेकर बैठ गए हैं, इसके मतलब भी तलाशे जा रहे हैं। अब एक बार फिर से देखिए प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अहम हिस्सा। सबसे पहले अशोक चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर ने क्या कहा, फिर सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहा। और चूंकि प्रशांत किशोर ने बहुत विस्तार से दोनों के बारे में बातें की है, इसलिए उनकी जुबानी ही सुनिए दोनों नेताओं के बारे में, और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। और प्रशांत किशोर इतने बड़े खुलासे के बाद सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर, बल्कि उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट आ रहे हैं कि मैंने कहा अब रहने दो, अब बहुत हो गया, कितना बोलें या कितना बताएं। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में चुनाव तो अभी है, चुनाव में वक्त है, नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले बिहार में सियासी तौर पर बहुत गर्मा गर्मी होने वाली है। सुनिए पहले प्रशांत किशोर के आरोप अशोक चौधरी पर, फिर सम्राट चौधरी पर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकाल, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23.25 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांबवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है? 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन सांबवी चौधरी को। और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया। और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है? तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे। और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए। जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया, आप हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए? ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया,
10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड, एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहां पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 23 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3 करोड़ 44 लाख 41 हजार। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7 करोड़ 20 लाख का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15 करोड़ 50 लाख का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे। और ये सारी जमीन का मालिकाना हक अशोक चौधरी के पत्नी या सायन कुणाल, उनकी माताजी अनीता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। तो भाई, जिस ट्रस्ट में 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी, जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ
उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये आपको बताएं कि आखिर इतना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा है। और अशोक चौधरी जी या उनकी पत्नी जो उस न्यास में मेंबर नहीं हैं, उनसे इनका सीधा क्या संबंध है। हम लोग के पास जो पेपर है उसके मुताबिक करीब करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा, अशोक चौधरी और इनके परिवार के द्वारा। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ एक महिला भी हैं जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। तो अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया है। तो इस ट्रस्ट के बारे में पता कर लीजिए। अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनीता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये बात अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए। दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है, और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसके वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं, और सम्राट चौधरी भी कहते रहे वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर, वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे।
ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए, 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, कि इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है। डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि ये मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए, क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए। तो ये इनसे सवाल है, आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किया, उसका सर्टिफिकेट लगाओ। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कह दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा, मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया है। तो मेरे भाई भाजपा के जितने वोटर हो, आप राजद को कहते हो जंगल राज की बात, राजद वाले जंगल राज के लिए दोषी हैं, उसके लिए जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया, लालू जी को जेल जाना पड़ा। और ये सब जो मैं रोज कहता हूं कंबल उड़कर घी पीने वाले लोग, पहले राजद में था तो वहां पर भी गुंडागर्दी किया, और अब भाजपा में आकर यहां भी लूट मार कर रहा है, पूरे राज्य का स्थिति बर्बाद कर रहा है।